नमस्ते, मैं रंजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। हमारे साथ हैं छात्रों के चहेते नेता दिलीप। हम इनसे आज बात करने वाले हैं कि आज हाईकोर्ट ने एक जो आदेश जारी किया है 2446 दरोगा बहाली परीक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें मेडिकल इशू के चलते कई कैंडिडेट फिजिकल नहीं दे पाए थे। उन्होंने आयोग से एक अलग डेट की मांग की थी। कुछ लोगों का एडमिट कार्ड जारी हुआ था, फिर बाद में उसे भी कैंसिल कर दिया गया और फाइनली रिजल्ट जारी करके इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई। हाईकोर्ट ने आयोग को फटकार लगाया है। तो इसी से मुझे पूरा वो दृश्य याद आ रहा है और आपको छात्र नेता दिलीप भी याद आ रहे होंगे कि संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता है। क्यों दिलीप जी, क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, संघर्ष व्यर्थ नहीं जाता। और जो हम लोग आंदोलन कर रहे थे जिस चीज़ को लेके कि इसमें धांधली हुई है दरोगा बहाली में, वो आज उजागर हो रहा है। और कोर्ट ने भी इस बात को आखिर माना है, तभी तो जवाब मांगा गया है। अगर कोर्ट को लगता कि नहीं कोई इशू नहीं है तो रिजेक्ट कर दिया जाता केस। लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट को लगा कि इसमें सच्चाई है, जो छात्रों ने बात कही उसमें सच्चाई है और इसी आधार पे कोर्ट ने फटकार भी लगाई है। तो मैं तो शुरू से कहता रहा हूँ पीटी एग्जाम के बाद से ही कि इसमें बड़े पैमाने पे धांधली हो रही है और सीट की बिक्री हो रही है। और आज वो बात धीरे धीरे साबित भी हो गई है और आगे और भी बहुत सारी बातें आएंगी। मैं पीटी में पेपर लीक हुआ, हमने उस समय सीबीआई जांच की मांग किया था। मेंस में देखिए, आप एक ही सीरियल रोल नंबर के कई लोग पास कर गए। ऐसा तो नहीं हो सकता है, 2-4 लोग ऐसा हो सकता है, लेकिन सैकड़ों लोग पास कर जाए ये नहीं होता है। उसके बाद मेडिकल इशू हुआ फिजिकल में, और उससे पहले भी फिजिकल में टाइगर जंप पे अचानक रोक लगा दिया गया, जो कि कहीं से उचित नहीं था। आपको रोक लगाना था, पहले आप सूचना जारी करते। जब 1717 दरोगा बहाली में आपने रोक नहीं लगाया, इसमें अगर आपको रोक लगानी थी तो पहले आप नोटिस जारी करते। और उसमें भी जिस दिन शुरू हुआ फिजिकल उस दिन एक डेढ़ घंटा तक रोक नहीं लगाया गया, लेकिन 1-1.5 घंटा के बाद रोक लगा दिया गया। तो ये कहाँ से हुआ? ये तो तालिबानी शासक हो गया ना, कि तालिबानी फरमान हो गया एक तरह से, तालिबानी फरमान कि हम जो मन होगा जब होगा कर देंगे। मतलब ये हम आयोग हैं, हम जो फैसला लेंगे वही मान्य हो जाएगा। मतलब कोई नियम कोई कानून नहीं। तो यही सुनीत कुमार जी ने किया। अचानक से फील्ड में जब आए तो कह दिए कि बंद रहेगा, टाइगर जंप बंद हो गया। माने उसका मौखिक ही चलता है सब कुछ, यही हुआ ना। नियमावली में जो भी प्रावधान है उसका कोई मतलब नहीं। उसके बाद देखिए, आपको जब फाइनल रिजल्ट आया तो उसमें भी वही हुआ, कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स है फिर भी सिलेक्शन नहीं। कोई जवाब नहीं आयोग की तरफ से बोला जा रहा है कि अलग अलग पद के था तो ये था वो था। अपना वो स्पष्टीकरण दे रहे हैं, जो कि बरगलाने वाली बात है। और मेडिकल का जो था कि बहुत से लोगों ने मेडिकल सर्टिफिकेट लगाया था जो फिजिकल बाद में देना चाहते हैं, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कोरोना पॉजिटिव थे और उस वजह से उन्होंने आवेदन दिया था। और वो आवेदन उन्होंने फिजिकल शुरू होने से पहले दिया था, यानी कि टाइगर जंप बंद होने से पहले दिया था। अच्छा। और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जो टाइगर जंप बंद होने के कारण लगाए थे कि हम टाइगर जंप से सीख के आए, प्रैक्टिस करके आए तो हमको मौका मिल जाएगा। तो उन लोगों की गलती थी। चलिए, वो अपना फायदा उठाने के लिए कि टाइगर जंप पे रोक लग गया तो हम आवेदन दे देते हैं फिजिकल के लिए, मेडिकल लगा देते हैं। लेकिन जो लोग पहले दे दिए थे आवेदन, तो उन लोगों की क्या गलती थी? गलती तो इनकी, टाइगर जंप आप अचानक से कैसे रोक सकते हैं? गलती तो आयोग की है, गुंडागर्दी हुई। अगर आपको नहीं लेना है आवेदन तो आप नहीं लेते। माइक से अनाउंस कर करके वहाँ लिया गया था, जहाँ पे फिजिकल हो रहा था माइक से अनाउंस करके लिया गया था कि जिन लोगों को मेडिकल देना है वो दीजिए, आपका फिजिकल बाद में होगा। बहुत सारे लोग तो आवेदन देने के बाद ही फिजिकल में गए थे, लेकिन उन लोगों को कहा गया कि आप तो आवेदन दिए हैं, आपका सारा डाटा है, आप आवेदन दिए, आपका जो है बाद में दौर लिया जाएगा, फिजिकल लिया जाएगा। और बाद में क्या होता है, कुछ लोगों का एडमिट कार्ड जारी हुआ था और उसके बाद रद्द कर दिया गया, माने कि अब इस लोग का फिजिकल नहीं लिया। कुछ सूचना नहीं दिया गया कि लेंगे कि नहीं लेंगे। देखिए आयोग की चालाकी देखिए, कोई सूचना नहीं दिया गया कि इन लोगों का फिजिकल होगा या नहीं होगा। और फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया बाद में। छात्र इंतजार करते रह गए कि उनका फिजिकल लिया जाएगा, अब लिया जाएगा, तब लिया जाएगा। और अचानक से पता चलता है कुछ दिन बाद फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया, उसमें भी कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब क्यों हो रहा है? मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, पीटी आंदोलन से 22 दिसंबर 2019 को पीटी परीक्षा हुई थी और 22 दिसंबर के शाम से मैं ये बात कहता रहा हूँ कि पेपर लीक था, जिसका सबूत हमने दिया। ये भी कहा कि सीट की बिक्री हो रही है, बोली लग रही है 25 लाख में। लेकिन बहुत सारे लोगों को लगा कि ये अफवाह फैला रहा है। आयोग ने भी मेरे नाम से नोटिस जारी किया था, लेकिन वो हर बात सच साबित हो रही है और ओएमआर सीट में छेड़छाड़ की जाती है। मैंने पहले भी कहा था। अब परीक्षार्थी खुद कह रहे हैं कि जो मार्क्स बीपीएसएससी ने दिखाया था अगस्त में, वेबसाइट पर डाला था, जितना मार्क्स उनका दिखाया गया उससे 15, 16, 17 नंबर उनका ज़्यादा आ रहा है। तो ये एक स्टूडेंट्स झूठ बोल सकते हैं। जो स्टूडेंट्स बीपीएससी का पीटी निकाल लेते हैं, मुख्य परीक्षा पास कर जाते हैं बीपीएससी में, सीजीएल का वैकेंसी निकाल लेते हैं, पीटी मेंस निकाल लेते हैं, सेंट्रल लेवल का वैकेंसी निकालते हैं, वो स्टूडेंट तो झूठ नहीं बोलेंगे। नहीं। एक स्टूडेंट झूठ बोल सकते हैं, हजारों स्टूडेंट झूठ बोलेंगे क्या? तो आयोग क्या करती है, जो जिससे पैसा लिया 25 लाख
उसका पीटी फेल भी होगा ना वो, तो उसको मेंस में बैठा दिया जाएगा, पास करा दिया जाएगा। पीटी का रोल नंबर अलग रहता है, मेंस का रोल नंबर अलग रहता है। ऐसा क्यों भाई? पीटी का अलग, मेंस का रोल नंबर अलग क्यों? आईएएस की परीक्षा होती है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ये माना जाता है, सबसे ऊंचे ओहदे का पद होता है, उसके बावजूद भी उसका अलग अलग नहीं होता है ये रोल नंबर। बीपीएससी बिहार में ही है, उसका रोल नंबर अलग नहीं होता है। फिर दरोगा बहाली में पीटी का रोल नंबर अलग, मेंस का अलग क्यों होता है? ये बड़ा सवाल है। अब हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर जारी किया है, मूल अभिलेखों की मांग की गई है, उसे जरा जो कैंडिडेट है उन्हें समझाइए कि मूल अभिलेख है क्या, क्या मांगा जाएगा, और इनसे जो फिजिकल से वंचित रह गए उन्हें कैसे थोड़ी सी राहत मिल सकती है खबर जान करके। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए ताकि इन लोगों के लिए आसानी हो समझने में। देखिए, मूल अभिलेख का मतलब यही होगा कि जो फिजिकल से संबंधित जितना डॉक्यूमेंट्स होगा वो मांगा गया है। यानी कि फिजिकल आप कहाँ कराए, किस डेट में कराए, किस से किस डेट तक कराए, कितने लोगों का किस किस दिन हुआ, और उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट जिन लोगों ने लगाया आवेदन दिया उनका आवेदन कितना लोग का आया था, कितने का आपने एडमिट कार्ड जारी किया, यही सब पूरा डिटेल उसमें मांगा जाएगा। कहाँ आप किस तरह से फिजिकल करवाए हैं, सारा डिटेल उसमें रहेगा। तो आयोग तो अपने हिसाब से तैयारी कर लेगा। मुझे तो लगता है आयोग यही कहेगा कि हमने आवेदन ही स्वीकार नहीं किया है। लेकिन आयोग ऐसा करके भी फंस रही है, क्योंकि एडमिट कार्ड आयोग ने जारी कर दिया था, और यही जो है इसी सुनीत कुमार जी के लिए बड़ा ये सबक हो जाएगा। क्योंकि सुनीत कुमार जी जो गुंडागर्दी करते आ रहे हैं 1717 दरोगा बहाली से, और 2446 दरोगा बहाली में तो खुलेआम गुंडागर्दी किया है इन्होंने, लेकिन एडमिट कार्ड जारी करके ये फंस चुके हैं। अब क्या जवाब देंगे कि एडमिट कार्ड जारी हमने नहीं किया था? ऐसा भी बोल सकते, हो सकता है, बोलने के लिए तो कई बहाने लगाएंगे। लेकिन अगर हाई कोर्ट अगर जजमेंट सही से करे, और मैं आरोप नहीं लगा सकता, लेकिन अगर उनके पास जो साक्ष्य मौजूद होंगे उस हिसाब से फैसले की मैं बात कह रहा हूँ, तो रास्ता निकल सकता है क्या? बिल्कुल रास्ता निकल ही जाएगा। बीपीएसएससी इसमें सब दोषी होगा कि एडमिट कार्ड जारी करने के बाद आपने क्यों नहीं लिया एग्जाम उसका। मान लीजिए जो आवेदन दिया गया उसका कोई रिसीविंग नहीं दिया गया बीपीएसएससी के द्वारा छात्रों को, तो छात्रों के पास उसका कोई सबूत नहीं कि हमने आवेदन दिया था, हमारा आवेदन स्वीकृत हुआ। लेकिन विजुअल तो है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे चला था कि माइक से अनाउंस करके मांगा जा रहा था आवेदन। तो जो लोग सुन रहे हैं, दरोगा अभ्यर्थी जो केस किए हुए हैं, वो लोग ध्यान से सुनिए इस बात को, और जितना विजुअल हो उस समय का आप लोग एकत्र कीजिए और अपने एडवोकेट को दीजिए कि कोर्ट में वो पेश कर सके। क्योंकि बीपीएसएससी जरूर यही बात बोलेगी कि हमने आवेदन स्वीकार नहीं किया था, ये जरूर बोलेगी बीपीएसएससी। हम जानते हैं उसका कैरेक्टर, हम जानते हैं अच्छा से कि कितना कैरेक्टर लेस है ये लोग, हम लोग जानते हैं। तो इसलिए सारा विजुअल आप लोग एकत्र कर लीजिए, जितना यूट्यूब पे उस समय कम से कम यूट्यूब चैनल पे चला था, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे, और माइक से अनाउंस कर करके मांगा जा रहा था आवेदन। तो वो लोग, आपके पास भी कोई फोटो हो, वीडियो हो, तो सबको सेव करके रखिए और सारा अपने वकील को दीजिए, और उसका अपने पास भी सुरक्षित रखिए। क्योंकि वकील पे भी आंख मूंद के भरोसा मत कीजिए भाई, बिहार का है ये, पटना हाईकोर्ट का वो भी, तो यहाँ वकील भी बिक जाता है। पैसा आपसे लेगा और सरकार के पक्ष में लास्ट में हो जाता है। मैंने खुद देखा है बीपीएससी के केस में। तो इसीलिए अपने वकील पे भी थोड़ा सा दबाव बना के रखिए, और भरोसा एकदम नहीं कीजिएगा आंख मूंद के। तो अपने तरफ से आप पूरा सबूत इकट्ठा करके विजुअल रखिए, जो भी यूट्यूब का होगा, वीडियो होगा, उसको दीजिए वकील को कि वो कोर्ट में पेश करे इस चीज़ को, क्योंकि आपके पास यही बड़ा सबूत है। और जिन लोगों का एडमिट कार्ड जारी हुआ है, तो वो लोग भी अपने अपने एडमिट कार्ड को सुरक्षित रखिए, मोबाइल में भी सेव करके रखिए, फोटोकॉपी करा के रखिए, और अपने वकील को भी दीजिए। क्योंकि कोई भरोसा नहीं, आप एडमिट कार्ड ओरिजिनल 1-2 दे दीजिएगा, नष्ट कर दिया जाएगा और पता चलेगा आपके पास कोई सबूत नहीं। तो इसलिए उसका 3-4 जगह सबूत आप इकट्ठा करके रखिए। ये बिहार है, कदम कदम पे आपको धोखा मिलेगा। हम लोग धोखा खा चुके हैं, इसलिए आगाह कर रहे हैं। तो अपने वकील पे भी भरोसा मत कीजिए। हम नहीं जानते आपके वकील कौन है, कैसे हैं, लेकिन हम लोग भुगत चुके हैं। दिलीप जी, ये बात तो आप सही कह रहे हैं कि इन लोगों को अपनी तैयारी भी करनी होगी। आप जरा ये बताइए कि जो आपने ये मुहिम छेड़ी थी और आज फाइनली हाई कोर्ट ने इस तरह का फैसला दिया, कहीं ना कहीं ये माना कि आयोग मनमानी करता है, तो उस संघर्ष के दिनों को याद करके कैसा महसूस कर रहे हैं अभी आप? देखिए, थोड़ा अच्छा तो जरूर लग रहा है कि जितना हमने संघर्ष किया, खून पसीना अपना बहाया, जेल भी गए उसी मैटर को लेके। उसके बाद मेरी शादी 8 मार्च को थी और 7 मार्च तक को सुबह 7 बजे तक मैं पटना में आंदोलन के सिलसिले में था। उस समय अगर मेरी गिरफ्तारी हो जाती, एफआईआर दर्ज था पहले से, अगर हो जाती तो मेरी शादी भी रुक जाती। उतना रिस्क लेने के बाद भी हमने पटना में सड़कों पे संघर्ष किया। तो थोड़ी खुशी जरूर होती है कि कम से कम आज पटना हाई कोर्ट को थोड़ा सा तो जरूर लगा है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, छात्रों के साथ अन्याय हुआ है। तो मेरे उस मुहिम को थोड़ा बल जरूर मिला है। लेकिन मैं थोड़ा क्यों बोल रहा हूँ, थोड़ा इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी जजमेंट नहीं आया है, और जब तक जजमेंट नहीं आ जाता है स्टूडेंट्स के फेवर में, तब तक हम संतुष्ट होने वाले नहीं है। क्योंकि हमने बहुत देखा है पटना हाई कोर्ट में केस को कि शुरू में तो फटकार लगाया जाता है बीपीएससी के एडवोकेट को, या फिर बीपीएससी को, या फिर बीपीएसएससी को, बीएसएससी को, लेकिन जब फाइनल डिसीजन आता है तो पलट जाता है। तो मैंने खुद देखा है कुंवर सिंह के मामले में, बीपीएससी में 64वीं में जो आंसर था,
तो ऐसा बहुत सारा केस हमने देखा है, इसलिए मुझे डर भी लगता है कि क्या पता इस मैटर में ऐसा ना हो, भगवान न करे कि ऐसा हो। तो ये जो है अग्नि परीक्षा है पटना हाई कोर्ट के लिए भी। मैं खुलेआम बोल रहा हूं कि पटना हाई कोर्ट के लिए भी अग्नि परीक्षा है कि अगर इस बात को पटना हाई कोर्ट में झुठला दिया जाता है तो फिर पटना हाई कोर्ट के जज की योग्यता पर भी सवाल उठेगा कि आखिर आप जज हैं तो किस आधार पर आप डिसीजन दे रहे हैं। जब आयोग ने एडमिट कार्ड जारी कर दिया है, इससे बड़ा सबूत क्या होगा। अगर इस बात को पटना हाई कोर्ट में नहीं माना जाता है तो समझिए कि हाई कोर्ट पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह होगा कि क्या हाई कोर्ट भी अब सरकार के दबाव में आके काम करने लगी है। तो ये बहुत बड़ा ये प्रश्न चिन्ह लग गया। एक चीज़ अभी याद आ रही है कि अभी मैं हाल में एक जय भीम मूवी देखा हूँ, जो ये बताता है कि जो अंडर प्रिविलेज्ड जो कैटेगरी के लोग हैं, चाहे ट्राइबल्स होते हैं, उन तमाम लोगों पर जो पुराने ज़माने में होता था कि केस उन लोगों पे कोई ना कोई केस लाद करके उन्हें दबाया कुचला जाता था। इसमें एक मामला बहुत दिलचस्प है जिसको आप इससे रिलेट कर सकते हैं दिलीप जी, कि ऐसे तमाम लोगों को पुलिस उठा करके ले गई कि तुमने चोरी किया है, और उसको इतना पीटती है कि उसकी मौत हो जाती है, और पुलिस की प्रतिष्ठा पर सवाल ना उठे, आंच नहीं आए, तो ये सच्ची घटना है। इसके लिए उस स्टेट का एडवोकेट जनरल पुलिस की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए सरकार के पक्ष में गलत के साथ खड़ा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ये देखेंगे कि अगर आयोग गलत कर रहा है, बीपीएसएससी गलत कर रहा है, बीपीएससी गलत कर रहा है, या बीएसएससी गलत कर रहा है, तो सरकार के वकील बचाने की कोशिश करते हैं, आयोग को पाक साफ दिखाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल किया जाता है, और इस तरह से गुमराह करने की कोशिश की जाती है कि जैसे आपने कहा कि वकील तक बिक जाते हैं। आखिर इस परिस्थिति में देश क्यों आता है। और हाईकोर्ट अगर सही से फैसला करे, क्योंकि ये जो मामला था, जस्टिस चंद्रू जो रिटायर हुए पहले वकील थे, जो मैं जय भीम की बात कर रहा हूँ, उन्होंने ये मानवाधिकार का केस लड़ा था। और जो हैबस कॉर्पस बोलते हैं उसको, अगर मान लीजिए कि कोई लापता हो गया है तो कोर्ट एक ऑर्डर करती है कि उस व्यक्ति को खोज करके आप सामने लाइए, ठीक है, और ये केस 2 मिनट में खत्म हो जाता है। लेकिन सिर्फ उन्होंने हैबस कॉर्पस का केस डाल करके उन्होंने उस 3 सपेरा प्रजाति के लोगों को इंसाफ दिलाया, और पूरे वो एक बड़ा मिसाल बना। वो वकील बाद में जज बने, फिर रिटायर भी हुए, उनके नाम इतना शानदार रिकॉर्ड है कि आप कह नहीं सकते। एक ईमानदारी की मिसाल पेश हुई। बिहार में उम्मीद करते हैं? बिहार में तो ऐसी उम्मीद नहीं है मुझे, बिहार में तो ऐसा उम्मीद नहीं दिख रहा मुझे। 1-2 जज है जो सही से डिसीजन ईमानदारी से दे रहे हैं, बाकी पे तो कोई उम्मीद नहीं है मुझे। नाम तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन बाकी पे मुझे उम्मीद नहीं रहा, क्योंकि रिकॉर्ड देख के हम बात कर रहे हैं, रिकॉर्ड देख के। अब आप बताइए ना कि पटना हाई कोर्ट में इस बात को मान लिया गया, बीपीएससी की तरफ से बिहार सरकार के महाधिवक्ता ने ये दिया था, ललित किशोर जी ने, कि 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह मानसिक रूप से पटना में थे और शारीरिक रूप से आरा में थे, इसलिए 1857 की क्रांति में वो पटना में शामिल हुए। अब वो बताए, मानसिक रूप से पटना में है, शारीरिक रूप से आरा में, दुनिया के किस किताब में लिखा हुआ है? और पटना हाईकोर्ट ने इस चीज को मान लिया और हम लोग केस हार गए। तो हम क्यों ना सवाल उठाएं? आखिर पटना हाईकोर्ट हो या कोई भी हो जाए, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। तो हम तो उठाएंगे सवाल कि दुनिया के किसी किताब में दिखा दे तो हम गलती मानने को तैयार है, हमको फांसी पे लटका दीजिए। महिला साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है, ये दिलीप कुमार तय नहीं करेगा, ये पटना हाईकोर्ट के वकील तय नहीं करेंगे। जो किताब में लिखा है, जो जनगणना आया है, भारत सरकार ने जारी किया है, वही मान्य होगा। उस तथ्य को नहीं माना गया, पटना हाईकोर्ट के जज ने नहीं माना। अब आप सोचिए, उस जिस जज के बेंच में हम लोग की सुनवाई होनी थी, उस जज के बेंच को चेंज करवा दिया गया। आखिर ऐसा कैसे हो गया और हम लोग केस हार गए? महिला साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है, ये पटना हाईकोर्ट के वकील किताब की बात को नहीं मान रहे हैं। ये कितने दुर्भाग्य की बात है। और बीपीएससी जीत जाती है और हजारों छात्रों के भविष्य, 1 नंबर से हजारों छात्र का रिजल्ट नहीं हुआ था। और इसमें देखिए 64वीं का जो अभी रिजल्ट आया है जून में, और उसमें कैसे कैसे लोग बन गए। और जो योग्य लोग थे बहुत सारे, हम ये नहीं कह रहे कि जो बन गए वो सभी योग्य नहीं थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, उनके जगह पे जो योग्य थे उनका होना चाहिए, उनका नहीं हुआ, 1 नंबर से छूट गया बहुत का। तो कहीं ना कहीं ये तो पटना हाईकोर्ट के लिए प्रश्न चिन्ह है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि लगातार छात्रों के साथ नाइंसाफी, और आखिर पटना हाईकोर्ट को छोड़ दीजिए, यूपी में चले जाए, झारखंड में चले जाए, वहाँ क्यों स्टूडेंट के पक्ष में डिसीजन आता है? हम लोग तमाम सबूत देते रह जाते हैं, हम लोग की बात को क्यों नहीं माना जाता है? मैं 1717 दरोगा बहाली की बात करता हूँ। जिस जज साहब ने पीटी के केस को सुप्रीम कोर्ट भेज दिया कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बहाली हो रही है, तो वहाँ से डिसीजन लेके आइए, तब हम फैसला इस पर कुछ करेंगे। उसी जज ने जब ये मुख्य परीक्षा का वहां गया केस, पीटी का केस चल रहा है और मुख्य परीक्षा का केस गया, तो एक ही सुनवाई में रिजल्ट को कैंसिल कर दिया गया। उस समय उस जज साहब को नजर नहीं आया कि आप सुप्रीम कोर्ट भेजिए ऑर्डर लेने के लिए, तब हम सुनवाई करेंगे।
तो बहुत लोग को लगेगा कि हम जज पे आरोप लगा रहे हैं। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम तथ्य दिखा रहे हैं जो हुआ है। बिल्कुल, जो हो रहा है वो तो देखना, क्योंकि हमारा संवैधानिक अधिकार है, जो घटित हो रहा है उसको हम दिखा सकते हैं। तो कैसे हम मान लें कि सबके साथ न्याय होता है? यहाँ कोर्ट सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अगर इंडिया में कहीं है तो कोर्ट में है और शिक्षा विभाग में है। कोर्ट में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। यहाँ आप देखिए ना, जज का बेटा जज बनेगा, जज का पोता ही जज बनेगा। कोई एग्जाम होता है क्या? किस एग्जाम को पास करके जज बना जाता है? मंत्रियों की सिफारिश पे जज बना जाता है। एक लॉबी काम करता है पटना हाई कोर्ट में। फिर भी जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम शुरू हो गया है, फिर भी न्यायिक परीक्षा, सेवा परीक्षा जो है शुरू हुआ है। हाई कोर्ट की बहाली नहीं होती, लेकिन हाई कोर्ट नहीं होती, हाई कोर्ट अनुभव के आधार पे जो है वो ले लिया जाता है। यहाँ जो भी लॉबी काम करती है आप पता कर लीजिए, रविशंकर प्रसाद जी का अधिकतर यहाँ चलता है पटना हाई कोर्ट में। आप पता कर लीजिए, हम गलत हैं तो। चलिए, इसके साथ ही साथ हम इसमें 2-3 और बाहरी परीक्षाओं को जोड़ ही लेते हैं ताकि फिर चर्चा को समापन की ओर ले चलें। कि अभी 2213 का भी एग्जाम होना है, आपने एक अपील भी की थी कि पारदर्शिता रहे। इन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? क्या क्या कि इन्हें फिर से कोर्ट का दरवाजा न खटखटाना पड़े, आयोग के प्रकोप से कैसे बचें? देखिए, हम तो बीपीएसएससी के चेयरमैन सुनीत कुमार जी को भी कह रहे हैं कि आप पे जो इतना आरोप हम लोग लगा रहे हैं, गलत तो नहीं लगा रहे हैं, सबूत के साथ लगा रहे हैं। और इतना जो एक तरह से कहते हैं ना छीछा लेदर हो जा रहा है, हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि बदनामी हो बिहार की। पेपर लीक को आप रोकिए और पारदर्शिता लाइए। पारदर्शिता लाने के लिए आप ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी दीजिए, क्वेश्चन बुकलेट दीजिए परीक्षा समाप्ति के बाद ही, यानी 26 दिसंबर को पीटी परीक्षा है 2213 दरोगा बहाली की। तो आप 26 दिसंबर को ही परीक्षा समाप्ति होने पर ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट परीक्षार्थियों को दे दीजिए। आप 1 सप्ताह 10 दिन में जितना में आपको संभव हो आंसर की जारी कीजिए, और उसके बाद जब रिजल्ट प्रकाशित करते हैं तो कटअप और सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स बताइए। ये क्या तरीका हुआ कि पीटी के रिजल्ट के 1.5 साल बाद आप पीटी का मार्क्स बता रहे हैं? उस मार्क्स को लेके क्या करेंगे? उस मार्क्स को लेके मेला लेके जाके घूमेंगे? क्या करेंगे? भोज करेंगे? आप उस समय बताइए ना मार्क्स, जिस समय रिजल्ट देते हैं। आखिर आपको बताने में क्या आपत्ति है? अगर आप ईमानदार हैं, सही से काम कर रहे हैं तो आपको क्या आपत्ति है? आप दे दीजिए ना। हम आपसे नौकरी कहाँ मांग रहे हैं? हम सिर्फ ये मांग रहे हैं जो हमारा अधिकार है। जो हमने किया हमें दिखा दीजिए। दे दीजिए। यूपी में होता है, झारखंड में होता है, सब कुछ दे दिया जाता है। बिहार में बिहार लोक सेवा आयोग है, क्वेश्चन दे देती है, आंसर की जारी करती है, सब कुछ करती है। बीएड का परीक्षा हुआ अभी, इंट्रेंस का सब कुछ दे दिया गया। तो फिर दरोगा बहाली में ऐसा करने में इनको क्या आपत्ति है? आपत्ति इसलिए है क्योंकि इनको पैसा लेना है, 25 लाख लेके सीट बेचना है। अगर नहीं बेचना है, 25 लाख लेके ईमानदार है तो दे ये सब चीज, पारदर्शिता लागू करें। हम तो मांग कर रहे हैं। और नीतीश जी जो बोलते हैं भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस, तो आप क्यों नहीं ये सब लागू करवा रहे हैं? ये कैसी पारदर्शिता? आप एक तरफ नीतीश जी अधिकारियों से और मंत्रियों विधायकों से कहते हैं कि आप अपना संपत्ति का ब्यौरा दीजिए, और इधर जो मांग रहे हैं हम लोग तो इसको आप निगलेक्ट कर रहे हैं। तो ये तो खुलाआम छूट दे दी है कि जितना मन है लूटो पैसा। आप सोचिए ना, 2213 दरोगा बहाली में भी महाखेला होने वाला है, और सीट की बिक्री अभी से शुरू हो गई है, बोली लगना। अभी कोरोना काल है, इसी वजह से 25 लाख से रेट आगे नहीं बढ़ा है, नहीं तो 30 लाख हो जाता। पिछला 1717 दरोगा बहाली में 20-22 लाख था, इसमें 25 लाख हो गया। अगर ये कोरोना काल नहीं होता तो इसमें 30 लाख 35 लाख हो जाता, लेकिन अभी 25 लाख हम सुन रहे हैं। अब सब जगह चर्चा चला, आखिर कैसे शिक्षक बहाली में 4 लाख रेट ये कहाँ से आ जाता है? सब जगह वही रेट रहता है। तो अभी भी हम मांग कर रहे हैं कि आप इस दरोगा बहाली से, पीटी से ही ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी दीजिए, क्वेश्चन बुकलेट दीजिए। इससे कम हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। अगर 26 दिसंबर को कार्बन कॉपी नहीं दी गई ओएमआर सीट की और क्वेश्चन बुकलेट, तो 26 दिसंबर के बाद 27 दिसंबर से आप देख लीजिएगा कि बिहार के हर जिला में छात्र सड़क पे होंगे। और ये दिलीप कुमार की चुनौती भी समझ लीजिए, और आपसे आग्रह भी हम कर रहे हैं, निवेदन भी कर रहे हैं, और हाथ जोड़ के विनती भी कर रहे हैं कि आप ये सब चीज लागू कीजिए। हम लोग को कोई शौक नहीं है सड़क पे उतर के आंदोलन करने का। अगर मजबूर कीजिएगा तो सड़क पे उतर कर इस बार ऐसा आंदोलन करेंगे कि आप लोग को भागने का जगह नहीं मिलेगा, छिपने का जगह नहीं मिलेगा। क्योंकि हम लोग आप बहुत बर्दाश्त कर लिए, और 15 दिन के लिए हम जेल भी रह के आ गए हैं। तो अब कोई जेल जाने का भी डर नहीं है। जेल जाने का डर आप लोगों को होगा, क्योंकि आप लोग गलत काम कर रहे हैं। अच्छा काम करके जेल भी लोग जाता है तो उसको डर नहीं लगता है। बिल्कुल। तो अभी आप सुन रहे थे कि छात्र नेता दिलीप ने चुनौती दे दी है। 2446 वाले जो भी अभ्यर्थी हैं दरोगा के, उनके लिए थोड़ी राहत की खबर है। संघर्ष जारी रखिएगा, हार नहीं मानिएगा, उम्मीदें बाकी हैं। और 2213 वाले अलर्ट रहिएगा, जैसा कि छात्र नेता दिलीप ने बताया है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, और आप देखते रहिए न्यूज़ PR। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।